अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज 1 मई है और आज जो है वो आम तौर पर पब्लिक हॉलिडे होती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट तमाम इदारे जो है वो बंद होते हैं और लोग अपने घरों में तकरीबन 11 या 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठते। लेकिन जिनके लिए ये 1 मई होती है, यानी लेबर तबका, वो आज भी सुबह 4 या 5 या 6 बजे अपने सड़कों पे मौजूद था ताकि किसी तरह अपनी वेजेस को अर्न कर सके। सवाल ये है कि इस दिन की इतनी सिग्निफिकेंस होने के बावजूद इसको छुट्टी का दिन ही क्यों माना जाता है? इसकी वजह यह है कि आम तौर पर लोगों के अंदर कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है। और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस दिन ये इस बात की भी जो है वो हमारे सामने एक्सपोज़ होता है कि हम पाकिस्तानी या दीगर ममालिक में जहाँ जो है वो इस दिन को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर बनाया जाता है और कोई ख़ास इकदामात नहीं लिए जाते सिवाय इसके कि न्यूज़पेपर की जगह को भरा जाए या मीडिया पे कुछ एक टिकर चला दिया जाए। इस बात की दलील है कि लोगों के अंदर एहसास कम है कि ये उस तबके को कि जो तबका वाकई स्ट्रगल करता है और आपकी इकोनॉमी में एक बड़ा पार्ट इंजेक्ट भी करता है, लेकिन उसको उसका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता, उसके बारे में कोई एहसास नहीं रखता। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ा है। लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन तकरीबन 26% के करीब था, जो कि अब बढ़कर 30% के करीब पहुंच चुका है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इन्फ्लेशन शायद मई के आखिर में या जून में थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन ये रहेगा डबल रेट के अंदर ही। फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 40% या 45% के दरमियान में घूमता रहता है। उसके अलावा चूंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, लिहाजा यहाँ खाने पीने की और दीगर अशिया की चीज़ें भी दूसरे ममालिक से डॉलर के अवज़ मंगवाई जाती हैं। जाहिर है जो मुल्क डॉलर पर डिपेंडेंट होगा, डॉलर की फ्लक्चुएशन का असर भी उसकी तमाम प्रोडक्ट्स और उसके परचेजर के ऊपर आएगा। डॉलर बाज़ औक़ात जो है वो 250, 280, 270, 300 या उससे भी क्रॉस कर जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो चीज़ आप आज खरीदने गए हैं उतने की आपको आज नहीं मिलती, बल्कि वो आपको महंगी ही मिलती है। चूँकि ये फ्लक्चुएशन के कोई ड्यूरेशन नहीं होता कि ये कोई क्वार्टरली बेसिस पे होती है, मंथली बेसिस पे होती है, ईयरली बेसिस पे होती है, या पर डे के बेसिस पे होती है। लिहाजा ये जो इम्पोर्ट का इन्फ्लेशन होता है, इसका कोई अता पता नहीं होता कि ये कब हो जाए और कैसे हो जाए, लेकिन आपको जो मंथली सैलरी मिलती है वो तो फिक्स्ड मिलती है। आप उसको कंपनी यही कहती है कि हमने आपको जो देना था तो दे दिया, अब डॉलर बढ़े या घटे इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आपके मुल्क में पेट्रोल के प्राइसेस का भी यही हाल है कि पेट्रोल के प्राइसेस भी जो है वो अपनी मर्जी से बढ़ती हैं, घटती हैं। ऐसे में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती और ऑर्गेनाइजेशन फिर यही कहती हैं कि भाई हमने आपको आपकी फिक्स सैलरी दे दी, अब आपका काम है कि आप इसको मैनेज करें। सवाल यह है कि जो कंपनीज आपको वेजेस देती हैं क्या वो फेयर वेजेस हैं? पाकिस्तान के कंपनसेशन लॉ के मुताबिक हर आदमी को मिनिमम वेज 32,000 मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये मिनिमम वेज सफिशिएंट है? नहीं, किसी सूरत भी नहीं। 32,000 में तो आजकल ना किराए का मकान मिलता है, ना आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और ना आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये तो एक मिनिमम वेज का थ्रेशहोल्ड है, इससे अबव भी मिलती होगी। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चले जाएं तो आप सबको पता है कि यहाँ कितने तरह के बायसेस एक आम एम्प्लॉय को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आपको आपके स्किल सेट का बायसेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर आपने बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हैं या आपने बहुत स्ट्रगल करके या आप किसी भी तरीके से फॉरेन डिग्री लेके आए हैं, तो आपको उस लेवल की सैलरी नहीं मिलेगी कि अगर आपने लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, भले आप कितने ही काबिल हों या आपका एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा हो। इसी तरह कुछ सर्टिफिकेशन हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेंट्स को जो है वो बहुत हाई पे दी जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में दीगर शोबों के लोगों को इतनी पे नहीं दी जाती, जबकि वो भी इक्वली उतनी ही मेहनत करते हैं। डॉक्टर के पेशे को इसी तरह ही जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, उसको तो बाज़ जगह तो मिनिमम वेजेस से भी कम पे किया जाता है और कहा ही जाता है कि चूंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा तुम्हें जो है वो पहले हम सिखाएंगे, तो इस दौरान तुम्हें जो है वो तुम्हें वेजेस मिनिमम ही मिलेंगी, वक्त के साथ साथ ही मिनिमम वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखें कि वक्त के साथ साथ किसी की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो जब आप उसको उस थ्रेशोल्ड पे लेके आते हैं कि जहाँ उसकी वाकई थोड़ी बहुत इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उसके ऊपर उसके साथ ज़रूरत दीगर लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो भी वाबस्ता हो जाती हैं, तो उस मिनिमम वेज का कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। आप किसी भी शोबे के अंदर चले जाएँ, बहुत ज़्यादा जेंडर बायसनेस है। मर्द और ख़वातीन को कभी भी इक्वल पे नहीं मिलेगी। ख़वातीन को हमेशा जो है वो डाउन क्लास ही रखा जाएगा कि आप जो है वो मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, या ये जताया जाता है कि देखिए जी हमने ख़वातीन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी हुई है, जैसे गोया उनके ऊपर कोई एहसान किया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि पाकिस्तान में या उन ममालिक में जहाँ इस तरह का बर्ताव रखा जाता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि बड़ा रिस्क लें और इस मुल्क से या उन ममालिक से कि जहाँ ये बर्ताव होता है वहाँ से दूर चले जाए। और इसी ही वजह से आपको पाकिस्तान के अंदर से एक मास माइग्रेशन दिख रही है। बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े काबिल इंजीनियर्स, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स
दीगर पेशे के लोग जो वाकई ज़हनी को सलाहियतें रखते हैं, वो इस मुल्क में फेयर वेज ना होने की वजह से या डिस्क्रिमिनेशन को देखने की वजह से मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। वो दीगर ममालिक के अंदर शुरू के दिनों में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी होप दिखती है कि हम थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद एंड ऑफ द डे जितनी मेहनत हम करते हैं उसका सिला हमें मिल जाएगा। और इस बात में काफ़ी हकीकत भी है। उन माशरों के अंदर जहाँ वाकई स्ट्रगल पेड ऑफ होती है, उस माशरे के अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इकॉनमी, मैन पावर, रिसोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होती है और वो इकॉनमीज बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाती हैं। आपको चाइना के अंदर जो है वो मास माइग्रेशन नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहाँ फेयर वेजेस हैं। आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से जो है मास माइग्रेशन नहीं दिखती क्योंकि वहाँ फेयर वेजेस हैं। वहाँ आपको दीगर यूरोपियन कंट्रीज से मास माइग्रेशन नहीं दिखती क्योंकि वहाँ फेयरली पे किया जाता है। आपको हमेशा उन ममालिक के अंदर मास माइग्रेशन दिखेगी कि जहाँ आपके एम्प्लॉय तबके को उसकी ड्यू शेयर नहीं दिया जाता। जहाँ वो जितनी मेहनत करता है उसके मुकाबले में उसको ड्यू शेयरिंग, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि एम्प्लॉयज़ जो है जब कोई जॉब लेने जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा उनको एंग्जाइटी होती है कि जॉब हमारे हाथ से चली ना जाए, तो वो कम से कम तनख्वाह रिक्वेस्ट करते हैं और एम्प्लॉय खुश होकर कहता है कि हाँ, मांग ही कम रहा है तो देंगे भी कम, जबकि उनके प्रॉफिट्स बिलियंस में होते हैं। तो इस तरह करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है, लिहाजा अनएम्प्लॉयड पर्सन की तादाद भी ज़्यादा है, तो आपके पास सिलेक्शन का डेटा या सिलेक्शन के हेड्स भी ज़्यादा होते हैं। आप मैक्सिमम नंबर लोगों के अंदर से भी किसी न किसी को सेलेक्ट कर ही लेते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो आप क्या करते हैं, कम से कम तनख्वाह वाले को हायर करते हैं। लेकिन क्या वो वाकई आपके कम ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा देता है? ऐसा कभी देखने में आता है। अगर आप कम तनख्वाह वाले लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेंगे तो वो हायर होने के बाद भी लिंक्डइन के ऊपर इसी दौड़ के अंदर लगे रहेंगे कि यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो। तो जो बंदा अपने 8 घंटे में से 4 घंटे तो सिर्फ जॉब सर्च पे ही निकाल लेगा, तो 4 घंटे वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकता है? और फिर ज़ाहिर है उसका क्रिएटिव प्रोसेस तो होगा नहीं, वो तो ऑर्डर को फॉलो करेगा बस, और सारा दिन वो ऑर्डर फॉलो करके शाम को घर चला जाया करेगा। तो आपने बेसिकली चंद लाखों रुपए को बचाने के लिए आपने एक ऐसा सौदा कर डाला है जो कि कंपनी को एवरलास्टिंग नुकसान ही देगा। जब तक वो एम्प्लॉय बैठा रहेगा वो खास प्रोडक्टिविटी नहीं देगा और आपको कोई फायदा भी नहीं होने वाला। लिहाजा इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं फर्स्ट में आने के बाद एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इतना जरूर सोचना चाहिए कि चलें, आप पाकिस्तान के हर तबके को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस जगह आप बैठे हुए हैं, आपके अंडर अगर कोई काम कर रहा है तो आप कम से कम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं इसको जो पे करता हूँ क्या वाकई इतना ये डिजर्व करता है, और अगर ये डिजर्व करता है तो क्या वाकई जितना मैं इसको अगर अबव द डिजर्व दे दूंगा तो मैं इसकी ज़िंदगी में क्या असर आ सकता है, ये मुझसे कितना लाइफ लॉन्ग एफिलिएशन रख सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि आपका एम्प्लॉय अगर अच्छी तनख्वाह पे आएगा तो वो ऐसे में दीगर लोगों को भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करेगा। दीगर टैलेंट भी आपके ऑफिस में काम करने के लिए आएंगे और आपको एचआर की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, आपका एक एम्प्लॉय ही खुद ही आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन इतना सोचने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, जो कि शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉपी कैट हैं। वो अमेरिकन दीगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, खुद से वो कभी दिमाग नहीं लड़ाती। बहरहाल ये फर्स्ट में है, ये भी शाम को गुजर ही जाएगा और अगले दिन हम सब ऑफिस के अंदर चले ही जाएंगे। वो मजदूर तबका आज भी सड़कों पे था, कल भी सड़कों पे होगा, सैटरडे संडे आएगा तब भी सड़कों पे होगा और उसी तरह ही अपनी दिहाड़ी की दुहाइयाँ देता रहेगा कि भाई मुझे काम दे दो। लेकिन शायद हम वही, जिस तरह हमें आज की पब्लिक हॉलीडे मिली है, हम वही पब्लिक हॉलीडे गुजार कर उनको नज़रअंदाज कर देंगे।